अब आपको बताते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी सेना से भारत निपट लेगा। लेकिन अब यह दुनिया को सोचना है कि अगर चीन इसी तरह की उग्र हरकतें दूसरे देशों के साथ भी करता रहा तो फिर पूरी दुनिया का क्या होगा। क्या चीन सिर्फ भारत की जिम्मेदारी है? क्या चीन को रोकना सिर्फ भारत की जिम्मेदारी है? आज भारत की बात पूरी दुनिया को समझ में आ रही है और दुनिया यह स्वीकार कर रही है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी सेना यानी पीएलए दुनिया के लिए अब एक खतरा बन चुकी है। इसे आप तीसरे विश्व युद्ध की आहट भी मान सकते हैं, क्योंकि लद्दाख में भारत और चीन के टकराव के बीच पहली बार अमेरिका ने यह खुलकर कह दिया है कि चीन की आक्रामक नीतियों की वजह से न सिर्फ भारत बल्कि वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देश भी खतरे में हैं। और इस खतरे से निपटने के लिए अमेरिका यूरोप से अपने सैनिक कम करके इन सैनिकों को अब एशिया में तैनात करने जा रहा है। अमेरिका के इस प्लान के बारे में दुनिया को तब पता चला जब अमेरिका ने जर्मनी से अपने सैनिक हटाने की वजह बताई। जर्मनी सहित यूरोप के कई देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं और वहां पर बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं इस नक्शे में। अमेरिका ने यूरोप में अपनी यह सैन्य ताकत रशिया के खतरे से निपटने के लिए वर्षों से लगा रखी है। लेकिन अब दुनिया का सबसे बड़ा खतरा रशिया से हटकर चीन की तरफ आ गया है और वहां की सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी अब दुनिया के लिए एक खतरा है। इसलिए अमेरिका ने कहा है कि वो जर्मनी में मौजूद अपने सैनिकों की संख्या को 52,000 से कम करके सिर्फ 25,000 कर देगा और इनमें से 9,000 सैनिक अमेरिका दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के आसपास तैनात करेगा। अमेरिका दुनिया भर में अपने सैनिकों की तैनाती की समीक्षा आजकल कर रहा है और उन्हें इस तरह से तैनात कर रहा है कि ये सैनिक जरूरत पड़ने पर चीन की सेना का मुकाबला कर सकें। अमेरिका इस बात को मान रहा है कि यह बहुत बड़ी चुनौती का वक्त है और इस चुनौती का सामना करने के लिए जरूरी यह है कि सभी सैन्य संसाधन सही जगह पर मौजूद हों। इसका अर्थ यह हुआ कि अमेरिका उन रणनीतिक जगहों पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ाएगा जहां से चीन को घेरा जा सकता है। यह भारत के लिए एक बहुत शुभ समाचार है। यह चीन के लिए बड़ा संदेश है, क्योंकि उसकी हरकतों पर अब दुनिया चुप नहीं बैठेगी और अमेरिका ने पूरी दुनिया में सबसे पहले आगे निकलकर यह पहल की है। और अगर भारत और चीन के बीच कभी युद्ध की स्थिति बनी तो अमेरिका अब ऐसा लगता है कि खुलकर भारत का साथ देगा, यानी यह मोर्चा अब खुल गया है। लेकिन यह वो हालात होंगे जिसमें किसी तीसरी ताकत के आने से विश्व युद्ध का खतरा बन सकता है, जिसमें एक तरफ चीन के साथ पाकिस्तान और उत्तर कोरिया जैसे देश होंगे तो भारत के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश होंगे जो खुलकर चीन की आक्रामक नीतियों का विरोध कर रहे हैं। इसमें रशिया जैसे देशों के लिए एक धर्म संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि वो भारत जैसे पुराने दोस्त को चुने या फिर चीन जैसे नए देश को जो पिछले कुछ वक्त से रशिया की बड़ी जरूरत बन गया है, क्योंकि चीन के पास पैसा है, चीन के पास संसाधन है और रशिया को इस समय पैसे की जरूरत है। तो एक तरफ रशिया की अगर हम बात करें तो एक तरफ पुरानी दोस्ती है और दूसरे तरफ पैसे वाली दोस्ती है। तो रशिया से जो हम उम्मीद कर सकते हैं वो ये कि ज्यादा से ज्यादा रशिया ये करेगा कि वो न्यूट्रल रहेगा। अगर रशिया ने इतना भी कर दिया कि ना वो चीन का साथ दे खुलकर और ना भारत का दे, तो भी हम ये मानेंगे कि रशिया ने हमारा ही साथ दिया एक तरीके से। लेकिन अगर रशिया ने अपना झुकाव चीन की तरफ कर लिया तब भारत के साथ एक तरीके का धोखा होगा। तो इसलिए भारत को भी ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर रशिया न्यूट्रल रहता है तो भी भारत के लिए यह कूटनीतिक जीत है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी नौबत आए ही क्यों? क्योंकि दुनिया एकजुट होकर चीन से कभी जवाब नहीं मांगती, इसलिए आज स्थिति ऐसी बन गई है। जबकि जमीन की भूख में चीन का विस्तारवादी चेहरा पूरी दुनिया इस समय देख रही है। कोशिश यह होनी चाहिए कि किसी भी पक्ष की तरफ से एक गोली ना चले और ये जो युद्ध जैसी स्थिति अभी दिख रही है ये किसी तरीके से टल जाए। फिर चाहे वो भारत के साथ लद्दाख में टकराव का मामला हो, ताइवान को सैन्य कार्रवाई की धमकी देने की बात हो, हांगकांग में अपने खिलाफ आवाज को कुचलने की बात हो, जापान के साथ पुराने मुद्दे पर नए सिरे से टकराव की बात हो, या फिर दक्षिण चीन सागर में अपना अधिकार जमाने के लिए दूसरे देशों को डराने धमकाने की बात हो, ये पूरा क्षेत्र इस समय चीन से परेशान है और अब पूरी दुनिया को यह देखना है कि चीन का सामना कैसे करना है।
आक्रामक रवैये वाले इस चीन की घेराबंदी कैसे की जा सकती है, इसे हम आपको आगे समझाएंगे। उससे पहले आप अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का यह बहुत ही महत्वपूर्ण बयान सुनिए, जिसमें वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और वहां की सेना के खतरे से निपटने के लिए अमेरिका की नई रणनीति के बारे में दुनिया को बता रहे हैं कैमरे पर। This is going to dictate that in certain places there will be fewer American resources. There'll be other places. I just talked about the threat from the Chinese Communist Party. So now threats to India, threats to Vietnam, threats to Malaysia, Indonesia, South China Sea challenges, the Philippines. We're going to make sure we're postured appropriately to counter the PLA. We think that's the challenge of our time, and we're going to make sure we have resources in place to do that. In both places, I listened to a lot of feedback about the Chinese Communist Party, and I laid out a series of facts. I talked about the People's Liberation Army's provocative military actions. They include its continued aggression in the South China Sea, deadly border confrontations in India. चीन की विस्तारवादी नीतियों और सैन्य गतिविधियों को अगर रोका नहीं गया तो पूरी दुनिया के लिए वैसा ही संकट पैदा हो जाएगा जैसा संकट हिटलर के जमाने में बन गया था, और फिर दुनिया ने इसका नतीजा द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में देखा था, और फिर पूरी दुनिया को एक साथ आना पड़ा था। इसलिए चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाना अब बहुत जरूरी हो गया है। चीन के खिलाफ अमेरिका ने जिस तरह की सैन्य नीति के संकेत दिए हैं, उससे यह साफ है कि चीन को उसके ही पड़ोस में घेरा जाएगा। चीन की यह घेराबंदी किस तरह से होगी, इसे अब हम आपको नक्शे के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। चीन की असली घेराबंदी दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से ही होगी। अमेरिका ने इस इलाके में खास तौर पर वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस जैसे देशों का नाम लिया है। ये वो देश हैं जिनके साथ दक्षिण चीन सागर में चीन का विवाद चल रहा है, और चीन इन देशों को आए दिन अपनी ताकत दिखाकर धमकाता रहता है। इसमें फिलीपींस के साथ अमेरिका का वर्ष 1988 से समझौता है, जिसमें अमेरिकी युद्धपोतों को फिलीपींस में बिना किसी रुकावट के एंट्री मिलती है। वियतनाम में अमेरिका के पुराने सैन्य अड्डे रहे हैं जो बाद में हट गए, लेकिन चीन के खतरे के बीच वियतनाम फिर से अमेरिका के करीब आ गया है और उसे अपने समुद्री तटों की रक्षा के लिए अमेरिकी नौसेना से अब सहयोग मिल रहा है। ये दो देश पूरी तरह से तैयार हैं अमेरिका के सैनिकों को अपने यहां रखने के लिए। इंडोनेशिया और मलेशिया के साथ भी अमेरिका का रक्षा सहयोग लगातार बढ़ रहा है। सिंगापुर के साथ अमेरिका का 2035 तक समझौता है कि अमेरिकी सेना सिंगापुर के एयर और नेवल बेस इस्तेमाल कर सकती है, और अगर इन देशों में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी और बढ़ गई तो फिर किसी बड़े टकराव की स्थिति में चीन के खिलाफ इस इलाके में एक मजबूत घेराबंदी हो सकती है। चीन इस इलाके के साथ साथ पूर्वी चीन सागर के इलाके में भी कुछ वक्त से बहुत आक्रामक हो गया है। ताइवान के खिलाफ चीन ने खुलेआम सैन्य आक्रमण की धमकी दी थी और अपने लड़ाकू विमान भी वहां भेज दिए थे, जिन्हें ताइवान ने बाद में भगा दिया। लेकिन यहां से भी चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी है। ताइवान में अमेरिकी सेना का कोई स्थायी बेस तो नहीं है, लेकिन यहां अमेरिकी सेना अक्सर ट्रेनिंग और गश्त के लिए आती जाती रहती है। इस वक्त भी ताइवान के करीब अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हैं ताइवान के पास। उधर एशिया पैसिफिक इलाके में चीन और उसके दोस्त उत्तर कोरिया से निपटने के लिए दक्षिण कोरिया और जापान में अमेरिका के सैन्य अड्डे पहले से ही मौजूद हैं। दक्षिण कोरिया में अमेरिकी सेना, वायुसेना और नौसेना के 28,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। यहां अमेरिका के करीब 15 छोटे बड़े सैन्य अड्डे भी हैं। जापान में अमेरिका के करीब 23 छोटे बड़े सैन्य अड्डे हैं और यहां पर 54,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। जापान में ही अमेरिकी नौसेना का 7वां सबसे बड़ा बेड़ा है, जिसमें करीब 50 युद्धपोत और 20,000 नौसैनिक हर समय तैयार रहते हैं। दक्षिण कोरिया और जापान के साथ ही गुआम में अमेरिका के करीब 5,000 सैनिक स्थायी रूप से तैनात हैं। गुआम रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण एक छोटा सा द्वीप है, जहां अमेरिकी वायुसेना का भी एक बेस है। तो चीन का असली चेहरा क्या है, ये तो सब जानते हैं, और धीरे धीरे अब चीन का असली चेहरा पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है। और अब आने वाले समय में जो हमें देखना है वो ये है कि दुनिया के कितने देश मिलकर एक गठबंधन बनाते हैं चीन के खिलाफ, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो चीन धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा और चीन की जो गलतफहमी है कि वो एक बहुत बड़ी सुपर पावर बन गया है और उसे रोकने के लिए अब कोई नहीं बचा, ये गलतफहमी पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो सकती है।